नमस्कार फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग जीएस पॉइंटर देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग पूरा एंशिएंट को कवर कर लेंगे, जो क्विक रिवीजन होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो वो कौन थे? तो वे थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कोपरहैगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल का, कांस्य का, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया था थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन के साक्ष्य का सर्वप्रथम कहाँ मिला था? पर पशुपालन का जो साक्ष्य सर्वप्रथम मिला था ये कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मध्य पाषाण काल से, यानी कि मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। तो सबसे प्राचीन पशुपालन का स्थान जो मिला है साक्ष्य हमें वो है आदमगढ़। नेक्स्ट है चौपानी, मांडो, काकोड़िया, महदाहा एवं सराय नहर राव स्थलों में से हड्डियों के उपकरण प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो महदाहा से जो है हड्डियों के उपकरण हमें मिले हैं, महदाहा। नेक्स्ट है हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये मिला है महदाहा से। नेक्स्ट है एक ही कब्र में मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में जो है 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब कृषि किस युग से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था नव पाषाण काल से। नेक्स्ट है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला था नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपजाया था? तो ये था जौ। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। और याद रखिए कि पशुपालन कहाँ से साक्ष्य मिला था? तो पशुपालन का हमारा साक्ष्य मिला था आदमगढ़ से, और कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है महदाहा से। एक मिनट, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। नेक्स्ट है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, तम्र पाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट है आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी, कालीबंगा में से वह पुरातत्व स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है नवदा टोली का उत्खनन कराया था किसने? तो नवदा टोली का उत्खनन कराया था HD संकालिया ने। नेक्स्ट है नवदा टोली अवस्थित है, तो ये अवस्थित है MP में। नेक्स्ट है वृत्तासन स्मारक की पहचान की गई है, तो ये है मृतकों को दफनाने के रूप में, स्थान के रूप में। नेक्स्ट है राख का टीला, बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी में से जिस पाषाणिक स्थल से संबंधित है तो वह है संगनकल्लू से। नेक्स्ट है भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त कहाँ से हुए हैं? शैल चित्र मतलब गुफा के अंदर जो है चित्रकला की गई है, तो ये है भीमबेटका से। नेक्स्ट है अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भीमबेटका। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा स्थित है, तो ये स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन MP में। नेक्स्ट है गेरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के
मृतकों को जो है घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी बुर्जहोम चिरांद मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है। तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट है बुर्जहोम कोल्डिहवा ब्रह्मगिरी संकनकल्लू में से गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से जो है गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। बिंदसेन का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वह है लेखरिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय किसका है? तो यह संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता और संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो मानव जो है वह संस्कृति पे आश्रित होता है। हड़प्पा संबंधित है, तो हड़प्पा संबंध है हड़प्पा सभ्यता घाटी से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक ऐतिहासिक युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिपि तो मौजूद है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रात्मक लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है, तो ये है E.J.H. मेके का कहना है कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिन व्हीलर का कहना है कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ है और अमलानंद घोष का कहना था हड़प्पा सभ्यता उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग होता है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा, बाघ पशुओं में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है वह था। तो वो जो सिक्के होते थे हड़प्पा सभ्यता के, उस पर गाय का चित्रण नहीं मिलता था, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ, घोड़ा इस सभी का जो है आकलन मिलता था। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल और उसके पुरातात्विक खोज को देखते हैं। तो लोथल प्रसिद्ध था गोदीवारा के लिए, गोदीवारा यानी कि बंदरगाह के लिए। कालीबंगा से मिला था जुदा हुआ खेत। धोलावीरा से मिले थे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक सिक्का और बनावाली से में मिला था पके हुए मिट्टी का मतलब हल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ स्थल और उसके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये दिया हुआ है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कोंडा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट है बस्ती और नदी। तो हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये सारे कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो ये अपने नगर नियोजन के लिए यानी नगरीय व्यवस्था के
के लिए ये जानी जाती थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। आलमगीरपुर ये यूपी में है पड़ता है, लोथल ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और रोपर पंजाब में। नेक्स्ट सुमेलित करना है तो आलमगीरपुर ये यूपी में है, बनवाली ये हरियाणा में है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी ये हरियाणा में। नेक्स्ट है हड़प्पीय स्थल और स्थिति। तो मांडा ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और कालीबंगा ये राजस्थान और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से? मोहनजोदारो, चनहुद्रो, जोदरो और आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद, ये सारे जो है ये सिंध प्रांत में अवस्थित है, यानी अभी के पाकिस्तान में। नेक्स्ट है चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये थे J.H. मेके ने, J.H. मेके। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है, तो ये कौन सा है? तो ये है हड़प्पा। नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो ये है सौराठ गुजरात में। नेक्स्ट है दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है, तो ये दधेरी कहाँ पे आता है? तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल में से सिंध सभ्यता का वह स्थल जो भारत में अवस्थित है, तो इस अभी जो है लोथल जो है ये गुजरात में यानी भारत में अवस्थित है, बाकी ये हड़प्पा और मोहनजोदारो ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था, तो यह है भगवा नदी के किनारे। लोथल अवस्थित था भगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। नेक्स्ट है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह स्थल जो हड़प्पा का बंदरगाह था, तो लोथल जो था हड़प्पा का बंदरगाह था। कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो सबसे बड़ा भारत में पूछ रहा है, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा में और पाकिस्तान में है मोहनजोदारो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है, ये मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की, यानी जितने भी प्रकृति के पूजक थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ता है वे है राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज किया था, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 में हड़प्पा का। नेक्स्ट है हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो ये थे दयाराम साहनी। लोथल का था तो ये RS राव थे। सुरकोटदा का था ये थे JP जोशी और धोलावीरा के खोजनकर्ता थे JP जोशी, यानी सुरकोटदा और धोलावीरा के जो थे ये थे JP जोशी, और हड़प्पा के दयाराम साहनी और लोथल के थे RSR राव। नेक्स्ट हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये था कनिंघम। नेक्स्ट है RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स एवं BA स्मिथ में से जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो ये थे BN स्मिथ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो में से वह स्थल जहाँ से
घरों में कुएं का विशेष मिले हैं। तो ये मोहनजोदारो में जो तो प्रत्येक घरों में एक कुएं का विशेष मिला है। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम क्या है। तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्का, सोने के सिक्के। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वे थे तांबा यानी कॉपर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला था ये लोथल से मिला था और ये 16 के गुणज में था। नेक्स्ट है हड़प्पन कालीय स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी तो ये था लोहा का। लोहा का खोज यहाँ जो है ये आर्य सभ्यता में मिलता है ऋग्वैदिक काल में और उससे पहले नहीं था। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है। तो ये है बनवाली। नेक्स्ट है सही कथन देखते हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे और हड़प्पा के लोग ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। तो ये सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों कथन तो सही है पर इसका स्पष्टीकरण जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है तो ये है गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभाजित था तो ये था धोलावीरा और यहीं से जो है स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। ये 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये भी धोलावीरा से मिलता है। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्करण का प्रमाण मिला है। तो ये है लोथल और कालीबंगा में। यहाँ द्विशव मतलब एक साथ 2 शव को दफनाया गया है लोथल और कालीबंगा में, द्विशवाधान। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। कपास जो है स्वदेशी पौधा है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं और इस काल में भारत से कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। तो ये देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है तो वह है घोड़ा, गाय और ऊँट का। घोड़ा, गाय और ऊँट का जो है अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं ये है शेर। मृण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कालीबंगा से। मृण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवताओं का आकृति मिली है कालीबंगा से। नेक्स्ट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। तो ये थी मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे उत्तर से दक्षिण की क्रम में इसे सजाना है, नॉर्थ से साउथ। तो ये है एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये थी सुमेरिया सभ्यता। वैदिक काल। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन वंश, श्रेष्ठ या कुलीन कुल। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता था श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति।
सबसे पुराना वेद है तो ये है ऋग्वेद। वेद त्रयी कहा जाता है किसे? वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से जो है वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद को जो है अलग रखा गया है क्योंकि इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का वर्णन है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था तो ये था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त कहाँ मिला है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित और सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, सूक्त और प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, और सामवेद में संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है तो ये है अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? तो ये है 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद में 10 मंडल है। यहाँ वेद है और यहाँ इसका ब्राह्मण दिया गया है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, सामवेद का है पंचवीस, अथर्ववेद का है गोपथ, यजुर्वेद का है शतपथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है तो ये यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान और बलि अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो ये है सामवेद। तक्षशिला अतरंजी खेड़ा कौशाम्बी हस्तिनापुर में वह स्थान जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो ये है अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिता, ब्राह्मण उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त हुए हैं तो ये है कठोपनिषद से जो है, कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता संवाद है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति जो है ये केकई राज के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो ये है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे अधिक वर्णन मिलता है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी होती है सरस्वती। वैदिक नदी आस्किनी का पहचान की जाती है, तो चुनाव को जो है वैदिक काल में आस्किनी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जिस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वे है कुंभा कुरम। वैदिक काल की नदियां और आधुनिक नाम कुंभा यानी कि अभी जो वर्तमान में काबुल है, पारुशनी ये रावी नदी को कहा जाता था, और सदानीरा गंडक को, और शत्रुद्री ये सतलज को कहा जाता था। नेक्स्ट है वह प्रथा चतुष्ट है जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो ये था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। यानी पहले होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है गृहस्थ होता है, उसके वानप्रस्थ और उसके बाद होता है संन्यास।
धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो यह धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति, धो, इंद्र वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना जाता था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से वह ब्राह्मणी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वही थी लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग होने लगा सोने का सिक्के के रूप में। ऋग्वेदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बोगुजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगुजगोई जूनागढ़ अभिलेख में वह जो ईरान से भारत के आर्यों के आने का सूचक है, तो यह बोगुजगोई अभिलेख। शंकराचार्य, एनी बसंत, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट है पुरुष मेघ का वर्णन उल्लेख हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये थे ऋषि गौतम राहुलगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है अंग और मगध को। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था अंग और मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, यानी प्रचलन हुआ था गोत्र प्रथा का उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांडों में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ये पारुष्णी नदी के किनारे। हाल ही में पारुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता था, मतलब रावी नदी को पारुष्णी नदी कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है, तो ये कहा गया है सरस्वती नदी के बारे में। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन थे, तो ये थे यदु, दुषु, पुरु, अनु और तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था, तो ये थे शिकार। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है यव, मतलब जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थे वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को 250 सूक्त जो है ये इंद्र के लिए है, 200 जो है ये अग्नि के लिए है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त है अग्नि के लिए 200। ऋग्वेदिक में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को जो है युद्ध का देवता कहा जाता है।
पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। धर्मांत युग भी कहा जाता है इसे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो ये किया था विश्वामित्र ने। सर्प, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशाणु चरित्र संकेत है। तो ये है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 पुराण है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वे थे वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घाटित हुई थी धर्मांत के कालों में, यानी उत्तर वैदिक काल में। सत्यमेव जयते लिया गया है। यह है मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्नि उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ये थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता है होठ का संबंध है। वैदिक कर्म कांड में होठ का संबंध था तो ये थे ऋग्वेद के पंडित। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अगन्या माना जाता है। ये गाय को कहा जाता था अगन्या। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्द में ये शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है तो ये है कोश। संस्कारों की संख्या टोल कितनी थी? तो ये थी 16 संस्कार। और जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो ये उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कोल्य वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुक्नदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो इसका पुष्टि करता है रुक्नदेई स्तंभ अभिलेख। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो ये थे मौर्य शासक अशोक के अभिलेख। रुक्नदेई से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो ये हुआ था मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो ये अवस्थित है कुशीनगर में। नेक्स्ट है अवंती, गंधार, कौशल, मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था तो ये था कौशल और मगध। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। बुद्ध ने अपन जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी वैशाली में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समान। गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णा रूपी अग्नि का समान, यानी जन्म मरण की चक्र से इंसान की मुक्ति। अलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में पंचकोटित ब्राह्मण को। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उज्जैन के राज्य काल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में और अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही क्रम कौन है? तो प्रथम हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था काशी वाराणसी में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था कलाशोक के समय में और इसकी अध्यक्षता क्या था? महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता क्या था? सबाकमीर ने। कलाशोक के समय में जो अध्यक्षता किया था द्वितीय बौद्ध संगीति, तो इसकी अध्यक्षता क्या था? सबाकमीर ने। घटना और स्थल जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन सारनाथ और निधन हुआ था कुशीनगर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है, तो ये है प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। अर्थ और चिन्ह जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का था वह था कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, तो यह उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में अपना ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये सारे कथन जो है सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त के स्थल पर। नेक्स्ट है बोधि वृक्ष में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, तो शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर अवस्थित है, तो यह बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो यह आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं नामित किया था उन्होंने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। नेक्स्ट है त्रिपिटक है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये है विनय पिटक। वो बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है, तो यह सुत्त पिटक। बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, ये अधिधम्म पिटक। अशोकाराम विहार अवस्थित है, अशोकाराम विहार, तो ये अवस्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो यह स्थित है राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित है सांची से। संसार अस्थिर क्षणिक है का बुद्ध, जैन, गीता, वेदांग में से जिससे संबंध है वह है बोध से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कहना है बोध का। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। सर एडवर्ड एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वे है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह है बुद्ध की प्रतिमा को। देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी है यह है बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों कथन सही है लेकिन ए और बी का स्पष्टीकरण नहीं करता है। लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची, अशोक का सिंहस्तंभ, नालंदा, बौद्ध अधिगमन महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व अवलोकेश्वर और को भी और किस नाम से जानते हैं तो यह पद्मपाणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को अपने प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुकों को चीन भेजा गया था वे थे नागार्जुन। शून्य के सिद्धांत का व्याख्या प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिन बौद्ध संप्रदाय के थे वे हैं माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। पल्लवी विश्वविद्यालय स्थित है, यह है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के युग है गुप्त काल द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलने बंद हो गए। दोनों कथन सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की प्रबलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। पुनर्जन्म नहीं होता है आत्मा क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है और आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है कि उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि की चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील,
धर्म मिशनरियों की भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्यकालीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से हुआ था वे हैं: कुछ समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार के रूप समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। वो बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली था। ये थे वज्रयान। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकार सब संबंधित है जैन धर्म से। जैन तीर्थकार के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमि संभव में वह जो तीर्थकार नहीं थे वे थे नाथ मुनि। नेक्स्ट है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान शब्द के लिए प्रयुक्त होता है केवल त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्याद्वाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म मत, सिख मत और वैष्णव मत में से किनका सिद्धांत और दर्शन है? अनेकतावाद संबंधित है जैन धर्म से। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है, तो यह जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक सिद्धांत है। यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकाली जैन ग्रंथ है, तो यह 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिन भाषा में लिखे गए हैं वे हैं अर्धमगधी। चंपा, पाबा समेत शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थान जो पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, यह है समेत शिखर। थेरी गाथा, अचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और वृद्ध कल्पसूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वे है थेरी कथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था वे थे जमाली, उनके दामाद। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह हुआ था प्रथम जैन शताब्दी में पाटलिपुत्र में। सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये दोनों सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय का प्रसार हुआ और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे और श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था, तो ये सारे जो कथन है वो सही है। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंग करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन धर्म में। सत्य कथन दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक
बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो ये दोनों सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे माखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है वो है आजीवक। बराबर की गुफाओं का जो उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवक करते थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। सही कथन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर में चंदेल राजा द्वारा बनाए गए हैं और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये तीनों क्वेश्चन सही है। श्री वेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी चामुंडराय द्वारा। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर